हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 23 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में इतने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आपके जीडी का जो पेपर है वो फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। ठीक है, आपका पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 अगर तेंदुए थे, तो अगले वर्ष इनके 2% बढ़ने की संभावना है। तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी हो जाएगी? अभी ये 550, 2% बढ़ेगा तो 1% की वैल्यू 5.5 होगी। तो 2% की वैल्यू यानी कि 11 जोड़ देंगे तो 561 इस सवाल का आंसर होगा। बेहद ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। नंबर 2 पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। किसी व्यापारी को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालिए। अगर क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 के बराबर है, तो 10% हमको लाभ हुआ, मतलब एसपी कितना हो जाएगा भाई? 110। आपने बोला कि अगर यहाँ से हम एमपी की तरफ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे, तो आपने ये बात बोला है कि 110 जो है वो 15% डिस्काउंट देने के बाद है, तो हम निकाल देंगे 100 की वैल्यू। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि आपसे पूछ रहा है कि आप सीपी और एमपी का रेशियो निकालो। पहले 5 से काटो 17 बार में, ये 5 से काटो 22 बार में। हमको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होगा, तो हम एक काम करेंगे, 100 से 100 काट लेंगे। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 17:22 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। बोलता है कि एक ही समय में दो ट्रेनें विजयवाड़ा और कलकत्ता से प्रस्थान करती हैं, क्रमशः 24 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं ना, तो पता चलता है कि ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय की है। ठीक है, अभी जो एक्स्ट्रा तय किया है वो किसके वजह से आया है, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी आपको बतानी है। बढ़िया सवाल है, आप इसको टिक लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या करूंगा देखना जरा, अगर ये 140 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो तय की है दूसरी वाली ट्रेन ने, वो किसकी वजह से हुआ है, तो आप देखेंगे एक की स्पीड है 24 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड है 42 किलोमीटर। इनका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 18 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के वजह से इतने किलोमीटर का डिस्टेंस आया है डिफरेंस। मतलब अगर मैं बोलूं कि टाइम टू मीट कितना होगा, उन दोनों की मुलाकात हो रही है, तो इतने डिस्टेंस का गैप आ रहा है। मतलब बोल सकता हूँ कि 140 किलोमीटर को अगर मैं डिवाइड कर दूं उनके डिफरेंस से, तो इतना आवर तुमको लग रहा है, टाइम टू मीट है ये। समझ रहे बात? ये टाइम टू मीट है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, तो ये डिस्टेंस वही होगा, अगर ये एक दूसरे की ओर बढ़ती है ना, तो मैं कह सकता हूँ जो स्पीड होगा वो इन दोनों के स्पीड के सम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो मैं बोलूंगा 42 प्लस 24 यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर इनटू ये टाइम कितना है 140/18। इतना किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। 6 गुना 3 ये बन जाएगा 6 गुना 11। जो ये वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1540/3 किलोमीटर। इसी को हम लोग कहते हैं भाई 513.33 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन भी। ठीक है, हमने क्या किया पता चल गया आपको कि उन दोनों के डिफरेंस के स्पीड से, सॉरी स्पीड के डिफरेंस से हमने क्या कर दिया, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय हुआ है उससे हम डिवाइड कर दिए, जिससे कि हमको टाइम टू मीट मिल गया। उस टाइम का हमने इस्तेमाल कर दिया स्पीड से गुना करने में, ताकि हमको डिस्टेंस मिल जाए उन दोनों स्टेशनों के बीच का। आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। जॉन का जो मासिक वेतन है वो मासिक वेतन, जॉन का जो मासिक व्यय है उसके मासिक वेतन का 85% है। अगर हम जॉन की बात करें, देखना जरा, जॉन की कहानी आ चुकी है। अगर हम बात करें इनकम का, अगर हम बात करें भाई इनकम का, एक्सपेंडिचर का और फिर सेविंग्स का, तीनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर सेविंग्स बात ना भी करो तब भी मेरा काम चलेगा, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ व्यय की बात कही गई है। तो आप मुझे बताओ, अगर इनकम तुम्हारा 100 है जॉन का, तो एक्सपेंड करता है 85%। ठीक है भाई, यही तुम्हारा सवाल कह रहा है। अब जैक की कहानी क्या है, अगर हम जैक की कहानी की बात करेंगे, तो जैक अगर मैं नीचे लिखूं जैक का, तो आप जरा देखना, जैक अगर 100 रुपये कमाता है तो मासिक वेतन कितना है, 90। 100 की वैल्यू 90 तुम्हारा एक्सपेंड कर देता है। इनका जो संयुक्त व्यय है वो 88% के बराबर है। यदि जॉन का मासिक वेतन कितना है, 60,000, तो जैक का मासिक वेतन कितना है? ये बहुत बढ़िया सवाल मुझे लगता है कि होने वाला है। ठीक है, तो इनका संयुक्त व्यय कितना है, 88% है।
जॉन का मासिक वेतन अगर 60,000 है तो जॉन यहाँ पहली बार है, यानी 100 को हम कितने से गुना करें ताकि 60,000 बन जाए, तो आप बोलेंगे 600 से गुना कर दो। तो अगर यहाँ गुना किया 600 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर है इनका कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 5 छक 30, यानी कि 51,000 रुपया इसने एक्सपेंड कर दिया। 60,000 कमाया जॉन ने। ठीक है, अब इन दोनों का जो है एक्सपेंडिचर का सम 88% होना चाहिए इन दोनों के इनकम के सम का। तो मुझे जॉन का इनकम तो मालूम चल गया, जैक का ही तो निकालना है। अगर निकालना है तो मुझे कुछ रेशियो से काम नहीं चलेगा, हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 10x के बराबर। बहुत बढ़िया सवाल है ये। 10x के बराबर मान लिया हमने, तो 90% अगर ये व्यय करता है मतलब कि 9x इसने व्यय कर दिया। ये सवाल तुम्हारा VBI है, VVI, लिख लो इसको, बढ़िया सवाल है। अब जरा मुझे बताओ सवाल क्या कह रहा है कि अगर मैं बोलूं कि 60,000 रुपया प्लस इस जैक का इनकम यानी कि 10x, इस इनकम का संयुक्त के बारे में कह रहा है कि ये 88% है, 88/100 है किसका, इन दोनों के। इसका 88% कितना बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा इन दोनों के एक्सपेंडिचर के सम के, यानी मैं बोल सकता हूँ 51,000 प्लस 9x के। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 22 से, ये कट जाएगा आपका 25 से। हम एक काम करते हैं, गुना करते हैं, तो 22 गुना ये क्या है 60K हो गया, और ये तुम्हारा 51K हो गया। ठीक है, तो 22 गुना 60K यानी कि 132, और ये 0 इतना K प्लस ये बन जाएगा 22 गुना 10 यानी कि 220x। 25 से गुना करो यानी 51K इंटू 25 कितना हो जाएगा बताओ, डायरेक्टली मैं करता हूँ। 51K इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये है बढ़िया सवाल। तो 25 एकम 25, 2, 25 25 125 और 2 यानी कि 127, इतना तुम्हारा K बनेगा। K मतलब 1000 है, वो 3 जीरो छुपा हुआ है भाई। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 225x के बराबर। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस x को भेजूँ एक साइड तो बन जाएगा आपका 5x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप अगर डिफरेंस निकालेंगे 1320 माइनस 1275 का तो आ जाएगा 45K। अब मुझे बताओ 5x की वैल्यू अगर 45K है तो जैक का जो इनकम है वो कितना है, 10x के बराबर। मतलब दोगुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 10x बन जाएगा। तो 10x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000। 45,000 का गुना 2 यानी कि 90,000 इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। आंसर कितना हो जाएगा, 90K। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब चाहो तो उसको दोबारा देख लेना बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं और 5 पे आते हैं। ये आपका आ चुका है बोर्डमास का सवाल। अगर हम कम करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर भागा 3 यानी कि 21 गुना 7 कर लो इसको। ठीक है भाई, ये बन जाएगा आपका 2 यानी कि इंटू आप 2 कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत खास इसमें है नहीं। ठीक है, यहाँ 12 अगर नीचे आएगा तो बन जाएगा पॉइंट से मतलब 7/10। ठीक है, 7/10। तो ये गुणा भाग कैलकुलेशन है कुछ खास, तो आप देखेंगे 21 गुना 42 गुना 49/10। तो आप अगर देखेंगे तो अंतिम डिजिट क्या है, 9 दूना 18, लास्ट में 8 आएगा और एक जीरो पहले, मतलब 0.8 लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप गुना करके लिखते रहो। ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई क्रम से दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर व्यास 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। 2πr r+h यही होता है। मतलब 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 8 और 8 प्लस 20 यानी कि 28। ठीक है भाई, तो 7 चौक 28। ठीक है, 8 चौका 32 गुना 44 निकाल दो। 44 दूना 88, हाथ में रहा 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 132, 8 कितना हो जाएगा 140। 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े। 10,000 रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% की छूट और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर निकाले। ठीक है, तो अगर हम, एक तुम्हारा है 32% सिंगल छूट और दूसरा कह रहा है कि 20 और 12 का दो क्रमिक छूट, मतलब कितना हो जाएगा 32% और माइनस 20 का 12%, यानी जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो कितना हो जाएगा 20 का 12%। तो 20 का 12% हो जाएगा 1.2 इंटू 2.4% आपको निकालना है इस पूरे वैल्यू का। निकाल सकते हैं क्या, 10,000 गुना 2.4% का मतलब 2 जीरो नीचे, एक जीरो और लगा दो नीचे,
अब एक काम करो, 3 जीरो से अब 3 जीरो यहाँ से काट के हटाओ, आंसर क्या बनेगा 240। बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। यदि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं तो 20 आदमी उसी काम को टाइम निकाल दो। फिर से आसान सवाल, ये 4 और ये 6, तो आप देखेंगे ये फिर से 2 और ये फिर से 3, मैं जीरो जीरो काट लेता कितना अच्छा होता। तो ये हो जाएगा 135/2, इसी को बोलते हैं 67.5 दिन या 5 घंटे, जो भी है इतना आंसर आपका आने वाला है टी की वैल्यू। ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर कर सकते हैं, मतलब मैं कहूँ इफिशियंसी इन दोनों का क्या है, सेम है, 1:1 है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं, मतलब 7 इंटीजर 12 बटा रहेंगे 1/5, इतना घंटा में कर सकते हैं। सी उसी कार्य को 36 घंटे में कर सकता है, ये तुम्हारा टाइम का दे दिया एक्चुअल टाइमिंग। तो बी को अकेले कार्य करने में लगने वाला समय आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप अगर देखेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 7 5 35 और 36/5, तो एलसीएम भी आपका आने वाला है 36। एलसीएम भी आपका आने वाला है 36। तो अगर मैं इन दोनों का एफिशिएंसी निकालूं ए बी का सम का, तो ये बन जाएगा 36 से कटेगा यानी कि 5 और ये बनेगा 1। क्लियर है भाई, ये कितना बनेगा 5 और ये बनेगा आपका 1। ठीक है, यानी ए बी और सी काम को मिल चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तुम्हारा ए बी और सी अगर तीनों को जोड़ूंगा तो 112 बनेगा, और यहाँ तीनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है 6 बन रहा है। तो मैं काम करते दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को लिख देते हैं 3:3। अब यहाँ भी सम कितना हो गया 6 के बराबर, यहाँ भी सम हो गया 6 के बराबर। अब यहाँ से करना आसान हो जाएगा। कैसे, अगर सी की वैल्यू 1 के बराबर है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 2 के बराबर। अगर सी तुम्हारा 1 है तो बी हो जाएगा 2 के बराबर, और ए तो है ये है अकेला भाई 3 के बराबर। बोलिए एफिशिएंसी मालूम चल गई तीनों की, बढ़िया बढ़िया। आपसे कह रहा है भाई कि बी को कार्य करने में कितने घंटे लगेंगे, तुम्हारा काम कितना है 36, डिवाइड कर दो बी की एफिशिएंसी यानी कि 18 घंटे, इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े, 10 नंबर। 2 बाल्टियां दूध और पानी से भरी पड़ी है, 2 बाल्टियां दूध और पानी से भरी पड़ी है, 4:1 7:2 का रेशियो के अनुपात में भरी जाती है। इन मिश्रणों को 1:5 के अनुपात में मिलाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि 4 1 5 और ये 7 2 9 है, तो कहीं ना कहीं इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इन दोनों को 1:5 के रेशियो में क्या करते हैं, मिलाते हैं, यानी फिर से आपको 1 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि इनका रेशियो निकालो फाइनल। तो आओ जरा गुणा कर ले, 9 चौका 36, यहाँ पे क्या मिलेगा मिल्क और वाटर। अब जरा देखो 9 चौका 36 और यहाँ बचेगा 25 गुना 7, यानी कि 175 और 36 कितना हो जाएगा बताइए, 175 और 36। क्या मेरा कहना सही है? तो 175 और 36 कितना, 211 हो जाएगा इस टू। अगर हम इधर की बात करें 9 एकम 9 यानी कि 9 प्लस 25 दूना 50 यानी कि 59, इतना हो जाएगा। आंसर क्या है 59 111 नहीं, 59 211। हमारा उल्टा क्यों आ रहा है? अच्छा, आपसे पूछ रहा है पानी और दूध का रेशियो, हमने निकाला है दूध और पानी का, मतलब उल्टा कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 59:211। बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की विमाएं दे रखी है, तो उनको यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की लंबाई क्या होगी, जो उसका HCF होगा, उसी से हम सबसे बड़े मतलब अलग अलग बीमा को माप सकते हैं। उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तीनों में 2 ही कॉमन है हाईएस्ट कॉमन, तो आप क्या हो जाएगा 2 इस सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल। अगर हम बोलेंगे रेवंत ने 8 कमीजें इतने रुपए कुल लाभ पर, ठीक है, और 12 कमीजें इतने रुपए के कुल लाभ पर बेची है, उसे शेष 20 कमीजें प्रति कमीज कितने लाभ बेचनी चाहिए ताकि उसे प्रति कमीज 20% का औसत लाभ प्राप्त हो। अरे भाई साहब, आपने बोला कि 8 कमीजें 480 रुपए कुल लाभ पर सेल किया, यानी एक पे कितने का 8 6 48 60 रुपए का प्रॉफिट किया इसने एक पे। यहाँ देखेंगे 12 को डिवाइड किया हमने तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 12 36 4 0 नहीं कट रहा है, थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि 8 कमीजें 480 रुपया के कुल लाभ पर सेल किया। ठीक है, तो 8 कमीजें सेल किया है 480 रुपया के कुल लाभ पर। ठीक है,
12 कमीजें सेल करा है 160 रुपए के कुल लाभ पर। तो आपसे कह रहा है कि उसने शेष प्रति कमीज कितने लाभ पर सेल करना चाहिए। पहले हम पूरा निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, ताकि पूरे पे उसको 20 का औसत प्राप्त हो। मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैं एवरेज निकालूं इसका तो कितना हो जाएगा, देखो 2, ये 3 और ये तुम्हारा 5, यानी कि 5 3 15, सॉरी 5 और 3 8 तो 10, टोटल पर आपको 20 का एवरेज प्राप्त होता है। मतलब 20 गुणा 10 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 200 रुपया प्राप्त होना चाहिए प्रॉफिट। क्या मैंने सही किया है? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। या फिर देखते हैं, ठीक है, मैक्स की वैल्यू को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो जरा, अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो बन जाएगा 960, प्लस ये हो जाएगा 16 480, ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2000, इज इक्वल टू 2000। 5x की जो वैल्यू आएगी 9 4 1300 और 8 6 14 यानी कि 1440, यानी अगर हमने कम किया तो कितना बचेगा, 560, 560। सही नहीं है क्या? 4 3 12, 4 2 8, 5 से अगर काटोगे ना तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की वैल्यू जो आने वाली है वो 112। 112 हमने जो माना है ना, इस सब का सम माना था हमने कि 112 रुपये टोटल प्राप्त होगा। कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गया, मिस्टेक करा हमने। हम एक काम करते हैं ना, मिस्टेक करी हमने, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है, फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। 8 कमीजें हैं जिसको हमने 480 के कुल लाभ पे अगर सेल किया है तो एक पे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलेंगे 60, ठीक है। 12 कमीजें हैं, कुल पे 160 में अगर लाभ कमाया है तो एक पे कितने का प्रॉफिट है, तो आप बोलेंगे 160 बटा 12, ठीक है। मैं इसे सॉल्व सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। उसने शेष 20 प्रति कमीजें कितने पे सेल करनी चाहिए, कितने लाभ पर सेल करना चाहिए, मान लो वो एक्स है, ताकि पूरे पे 20 12 32 और 8 40 पे वैल्यू जो है ना वो उसको प्रति कमीज 20 रुपए का एवरेज लाभ प्राप्त होना चाहिए। क्या बात है। अगर हम देखेंगे, इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 4 दसे 40। अब यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट आया ये बन गया आपका 120 प्लस, ये तुम काटोगे ना, 4 से कटेगा 40 और ये 4 से कटेगा 3 बार में, अगर गुना करोगे 3 3 कट जाएगा, मतलब 40 का प्रॉफिट है, प्लस 5x इज इक्वल टू 200 के बराबर है। यानी 5x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 160 अगर कम करेंगे तो 200 में से 40 बचेगा। अच्छा, अब सही है, x की वैल्यू आ गई हमारा 8 रुपया, 8 रुपया उसको पर प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सवाल में पूरे में 20 रुपए का एवरेज लाभ प्राप्त होगा। हमने वहां पे एवरेज ना निकाल के हमने पूरे निकालने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से हमारी गलती हो जाती थी। अब ये वाला सही ऑप्शन है, ठीक है, बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और 13 पे चलते हैं। कुलदीप जो एक कार्य को करने में मनीष से दोगुना कुशल है। कुलदीप और मनीष की बात करें तो दोगुना कुशल है कुलदीप व मनीष। एक साथ कार्य करते हुए 36 दिन में काम करेंगे। 36 गुना 3 तुम्हारा काम हो जाए। कुलदीप का अगर निकालना है 2 से कर दो डिवाइड, 2 गुना 18, 18 3 54 दिन में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। आगे बढ़े, आसान सवाल। 14 बोलता है कि एक बैंक से 10,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक दर से ली जाती है, जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो 1.5 वर्ष के बाद कितनी राशि वापस लौटानी पड़ेगी। बढ़िया। अगर हम बोलें कि 6% वार्षिक है तो 6 महीने में कितना होगा, 3%। ये 3% जो है आपको 3 बार में देना पड़ेगा, 3 बार में देना पड़ेगा। क्लियर है ना? यानी कि 10,000 अगर ये 100 रुपया की कीमत है तो मुझे 103 देना पड़ेगा 1 साल के बाद। लेकिन अर्धवार्षिक अगर कह रहा है तो 1.5 साल में 3 बार ऐसा काम करना पड़ेगा, यानी कि 100 फिर से 100 और नीचे कर दो 103 गुणा 103। आओ जरा काटते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया। हम करेंगे फोन का यूज, उम्मीद करते हैं कि आंसर आएगा। तो 103 गुणा 103 गुणा 103 और डिवाइड किया हमने तो 10,927 आपका आंसर आ चुका है।
10,927.27, जो कि एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल है। 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर दौड़ता है तो 300 मीटर दौड़ने के लिए कितना समय लगाएगा। 300 मीटर, ठीक है, 10 को चेंज कर दो 5/18, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे 50 से कट जाएगा 6 बार में, 18 पचे 90, सॉरी 18 गुना 6 है ना, तो 108 सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट 48 सेकेंड। आगे बढ़े। गोले की त्रिज्या है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, मतलब 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू होती है 7 होती है तो उसकी वैल्यू कितना 154, जो कि 10 गुना है तो कितना हो जाएगा 100 और 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 616 और 000, सो 00। इतना फीट स्क्वायर आपका एरिया आने वाला है। एक मूलधन जो है 8% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है और संशोधन वार्षिक रूप से किया गया तो मूलधन निकाले। बिल्कुल ठीक। 1458 जो है ये 108 है, मतलब 27 है, आपको निकालना है 25। 2 साल है तो 2 बार 27, फिर से कर लो 25, ये तुम्हारा पी का वैल्यू है। आओ जरा 9 से काटे, 9 9 9 3 27, 9 एकम 9, 5 5 9 6 54, 9 2 18, 9 3 27, 9 से 9 बार में। 9 एकम 9, मिस्टेक हो गई हमसे, 9 एकम 9, 7 2 9 8 72, अच्छा ठीक है। तो 3 तरीके 9 कट जाएगा 2 बार में, यानी मैं कह सकता हूँ कि 625 गुना 2 यानी कि 1250 इस सवाल का आंसर होगा। इतना रुपया आपका मूलधन रहा होगा। 18 पे आते हैं। राम यातायात में 20 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी बाइक से इतना किलोमीटर की चाल से तय की और शेष दूरी कार से 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो बाइक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। राम यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यातायात की बात करता है कि 20 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुछ दूरी बाइक से जो है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है और शेष दूरी 20 की स्पीड से तय करता है। तो हम एक काम करते हैं, आपको निकालना है बाइक वाला ना, तो बाइक वाले को हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है d, तो d/30 का स्पीड प्लस 500 में से d कम कर दो। अब ये जो डिस्टेंस बच गया उसको तुमने तय किया है 20 के स्पीड से, टोटल टाइम लगा है 20 घंटा। आओ जरा हम d को निकालें। तो यहाँ से हम 0 कॉमन निकाल के भेजते हैं उधर, तो एलसीएम बचेगा 6 के बराबर, 3 दूना 6, ये बन जाएगा 2d। इधर क्या हो जाएगा 200, 20 बन गया 200, 10 हमने भेज दिया उधर, तो 3 दूना 6, 2d और 2 से 3 बार में यानी कि 1500 और माइनस हो जाएगा 3d, ठीक है। यानी हम बोलेंगे 1500 माइनस डी, क्या बोलेंगे भाई 1500 माइनस डी इज इक्वल टू 1200। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1500 में से कितना हम कम करेंगे ताकि 1200 बनेगा, तो आप बोलेंगे डी की वैल्यू 300 किलोमीटर, ठीक है 300 किलोमीटर जो कि माने थे हम, वो आपका आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं और 19 पे आते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 रुपया में कितनी वस्तु खरीदी थी। ठीक है 1 रुपया में 25 वस्तुओं को बेचा, यानी कि 1/25 का सेलिंग प्राइस है। अब ये जो 20% का लाभ कमाता है, मतलब ये वैल्यू 120 का है, तो आपको निकालना है 100 की वैल्यू, तुम्हारा सीपी मिल जाएगा। बोलिए ना, तुम्हारा मिल जाएगा सीपी। तो आप देखेंगे 4 से कट जाएगा, फिर 4 से कटेगा 30 बार, मतलब सीपी कितना मिल गया 1/30। जैसे हमने बोला था कि 1 रुपये में 25 वस्तुओं को बेचा था 1/25, ठीक वैसे 1 रुपये के अंदर उसने 30 वस्तुओं को सेल किया होगा, सॉरी खरीदा होगा, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ेंगे। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तब संख्या में जो परिवर्तन है वो कितना होगा। जब एक ही संख्या के अंदर 20 वृद्धि करेंगे और 20 ही कमी करेंगे तो हमेशा लॉस होता है। और कितना लॉस होगा, तो 20 का 20% यानी कि 4% का लॉस होता है। बेहद ही आसान सवाल शंभू ने खत्म कर दिया इस शिफ्ट को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। वंस अगेन थैंक यू गाइस।